ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ की नजर उस बूढ़े के पीछे एक बहुत बड़ा फेंग शुई कंपास है, जिसमें 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं। उनके बीच एक अकेली औरत खड़ी है, उस पर पड़ती है। जैसे ही मेंग हाओ उसे देखता है, उसके दिमाग में साल पहले की वो रात याद आती है, चांदनी के नीचे। उसके मन में उस औरत की वो नजर घूम जाती है और उसके कहीं गए लफ्ज गूंज उठते हैं। मैं पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप गई थी। जो कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल तुमने मुझे दिया था, वो तुमने नहीं खरीदा था। ये थी एल्डर सिस्टर शू। अब आगे फेंग शुई कंपास में बहुत से लोग बातें करने लगते हैं। पेट्रियार्क वायलेट सीव। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमें लीड करने वाला इंसान ब्लैक सीव सेक्ट का नेसेंट सोल एक्सेंट्रिक होगा। पेट्रियार्क वायलेट सीव। कहते हैं उसका किलिंग ऑरा तो इंसेन है। सालों पहले जब उसने अपना नेसेंट सोल बनाया था, उसका नाम साउथर्न डोमेन में काफी छा गया था। एक रात में उसने 3 सेक्ट्स को खत्म कर दिया था। रूमर्स के हिसाब से ब्लैक सीव सेक्ट अब तक उस डेंजर जोन में 5 बार जा चुकी है। हर बार कुछ लोग वहीं छोड़ देते हैं गार्ड बनाकर। आज 6ठी बार जा रहे हैं और देखो कितने लोग ले आए हैं साथ। ये सेक्ट काफी पावरफुल है, इसलिए तो ये सदर्न डोमेन की 5 बड़ी सेक्ट्स में शामिल है। मेंग हाओ आसपास की बातें सुनता है और वायलेट रोब पहने हुए उस ओल्ड मैन से निकलती प्रेशर फील करता है। लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, एक ह्यूज 9000 मीटर वाइड येलो फेंग शुई कंपास की तरफ, जो उसकी डायरेक्शन में उड़ता आ रहा है। उस कंपास के ऊपर कई कल्टीवेटर्स के बीच एक लड़की खड़ी है। उसने एक लंबी ब्लैक गाउन पहनी है और उसका चेहरा सफेद, बिल्कुल लहू के बिना, ऐसा पेल कि ठंड सी महसूस हो। लेकिन मेंग हाओ जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि यह लड़की बस अपने फ्रैजाइल दिल को छुपाने की कोशिश कर रही है। मेंग हाओ धीरे से कहता है, एल्डर सिस्टर छू। उसकी तरफ देखता है। अब थोड़ा सुकून मिलता है। अब दोनों एक दूसरे से इतने दूर नहीं हैं और फिर भी इतने पास होकर भी दोनों के बीच एक पूरा अलग ही दुनिया का फसला है। तभी मेंग हाओ का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ता है। वो देखता है कि एल्डर सिस्टर शू के पास एक और लड़की खड़ी है, काफी प्रिटी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्नीयर है, जैसे वो शू को जज कर रही हो। शू अपना सिर झुका लेती है, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही ना हो। उसका चेहरा और ज्यादा सफेद हो जाता है। मेंग हाओ की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ जाती है। एल्डर सिस्टर शू के साथ उस मैसिव फेंग शुई कंपास पे कुछ 100 डिसाइपल्स और भी हैं। इनकी कल्टीवेशन लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन ये सब ऑर्डिनरी डिसाइपल्स लगते हैं, चोजन नहीं। वहीं एक और चीज कंपास पर है, एक जाइगेंटिक पिच ब्लैक स्टैच्यू, जो एक आदमी का है। उस आदमी की पीठ से विंग्स निकल रहे हैं। विंग्स आधे खुले हुए हैं और ओवरऑल लुक काफी अजीब है। और भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उस स्टैच्यू के सिर पर एक बहुत बड़ा हैट है, जो एकदम बेमेल लगता है। अगर बस इतना होता तो शायद मेंग हाओ इग्नोर कर देता, लेकिन जब उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से ध्यान से देखा तो पता चला कि स्टैच्यू जिंदा है। वो सांस ले रहा है। हर एक सांस के साथ वो आसपास खड़े ब्लैक सेव सेक्ट के डिसाइपल से थोड़ा थोड़ा ची खींच रहा है। मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ज्यादातर डिसाइपल्स बड़े ही एनर्जेटिक लग रहे हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि स्टैच्यू क्या कर रहा है। दूसरी तरफ एक दूसरा वायलेट फेंग शुई कंपास, जो कि 10 साइडेड है, उस पे एक एलिगेंट सा यंग मैन खड़ा होता है। वो मुस्कुरा के कहता है, फेलो दाओइस्ट्स, आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे। मैं हूं शेजिए, ब्लैक सीव सेक्ट का। मेंग हाओ तुरंत पहचान जाता है। यही वो आवाज थी जो कुछ वक्त पहले बोल रही थी। जेजे कहता है, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। टेंशन मत लो, मैं सब क्लियर कर दूंगा जब हम निकल पड़ेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। उस वायलेट फेंग शुई कंपास का साइज बढ़ने लगता है। अब वो 3000 मीटर्स वाइड हो जाता है और उनकी तरफ उड़ता है। मेंग हाओ और बाकी रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक एक करके सब उड़ने लगते हैं। लाइट बीम्स में बदल के उस वायलेट फेंग शुई कंपास की तरफ निकल पड़ते हैं। लगभग 100 रोग कल्टीवेटर्स में ज्यादातर अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के हैं, जैसे मेंग हाओ। मिड स्टेज के 18 कल्टीवेटर्स हैं। लेट फाउंडेशन स्टेज के सिर्फ 3 ही हैं। उन 3 में से एक है वो ओल्ड मैन जिसके साथ मेंग हाओ आया था। दूसरा है एक फियर्स लुकिंग आदमी व्हाइट रोब्स में। उसकी आईज और बॉडी से एक स्ट्रेंज किलिंग ऑरा निकलता है। तीसरी है एक वुमन, प्लेन फीचर्स, थोड़ी मोटी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन से सब लोग उसके साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं।
ये तीनों सेजी के कंपास पर चढ़ जाते हैं, जहां उनका अलग वेलकम होता है। इसी बीच मेंग हाओ आसपास देखता है और उसकी नजर लू ताओ पर पड़ती है। एक कोने में खड़ा है उस रिच ड्रेस्ड वुमन के साथ जो सीक्रेट मीटिंग में थी। एक और बंदा मेंग हाओ का ध्यान खींचता है। यह बंदा भी अर्ली फाउंडेशन स्टेज का लगता है, बिल्कुल बैकग्राउंड में छुपा हुआ। पहले तो मेंग हाओ ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसके अंदर एक रॉट कॉर्प्स जैसी स्टेंच वाली चीज महसूस होती है। किसी और ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मेंग हाओ सोचता है डीमन सीलिंग जेड वाली इन्फो के बारे में। शायद उसी तरह की प्रिकलीची ब्लैक सीव सेक्ट में भी महसूस हुई थी। फंग शुई कंपास नीचे से हिलता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। बाकी के कंपासेस भी लाइट बीम्स बन जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। उनका डायरेक्शन ब्लैक सीव सेक्ट के 100 माउंटेन्स की तरफ होता है। मेंग हाओ चुपचाप वहां खड़ा रहता है, एकदम शांत। अगर कोई उसे देखे तो बस एक ऑर्डिनरी अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ही दिखेगा। वो उन कल्टीवेटर्स के बीच में खड़ा है। लू ताओ के अलावा किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एल्डर सिस्टर शू ने भी नहीं। उसका चेहरा उदास है, जैसे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। जैसे ही फंग शुई कंपासेस 100 माउंटेन्स के सेंटर के पास पहुंचते हैं, एक ह्यूज इंसेंस बर्नर से उठती स्मोक की टेंड्रिल्स हवा में ट्विस्ट होने लगती हैं। धीरे धीरे वो स्मोक एक मैसिव रिंग बनाने लगती है। जब वो स्मोक रिंग पूरी बन जाती है तो बीच का स्पेस रिपल करने लगता है। मेंग हाओ देखता है जैसे ही लीड फेंग शुई कंपास उस स्मोक रिंग के अंदर घुसता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। उसकी आंखों में एक लाइट फ्लिकर होती है, जैसे ही उनका वायलेट फेंग शुई कंपास भी रिंग के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में सारे कल्टीवेटर्स और कंपासेस उस रिंग में घुस जाते हैं और तभी वो स्मोक रिंग भी गायब हो जाती है। ब्लैक सीव सेक्ट फिर से नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन सिर्फ बाहर से। उसी वक्त 100 माउंटेन्स के आसपास एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिर्फ यही नहीं, 1000 माउंटेन्स और 100,000 माउंटेन्स के अराउंड भी शील्ड्स उड़ जाते हैं। पूरा सेक्ट अब कंप्लीटली सील्ड हो चुका है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। इसी वक्त सदर्न डोमेन के कई जगहों से डिवाइन सेंस की लहरें उठती हैं। ये वेरियस क्लैंस और सेक्ट से आई हुई सेंसेस हैं, जो देख रही हैं कि ब्लैक सीव सेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन उनका ब्लैक सीव सेक्ट के साथ अग्रीमेंट था, सो वो इंटरफियर नहीं कर सकते। सेजे की आवाज कंपास पर गूंजती है, फेलो डाओइस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो जगह है ना, ये ब्लैक सीव सेक्ट का एक प्राइसलेस ट्रेजर है, हेवन फॉर्ज्ड फर्नेस। एंशिएंट टाइम्स में इस पर वॉइड पेनिट्रेटिंग रून्स लिखे गए थे, जिनकी वजह से ये एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बन गया। जेजे कहता है, और ये पोर्टल कहां ले जाता है? वेल, ऑनेस्टली मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं। जैसे ही टेलीपोर्टेशन होती है, सब कल्टीवेटर्स के बीच एक बज क्रिएट होता है, लेकिन सेजे की बात सुन के सब शांत हो जाते हैं। मेंग हाओ आसपास देखता है, सब कुछ एक काली खाली स्पेस में बदल गया है, जिसमें बस कुछ स्टार्स जैसे लाइट्स हैं। डार्कनेस हर तरफ है, सिर्फ फंग शुई कंपासेस का ग्लो ही सब कुछ रोशन कर रहा है। आगे एक के बाद एक फंग शुई कंपासेस हवा में ग्लाइड कर रहे हैं। ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स उन पे क्रॉस लेगेड बैठे हैं मेडिटेशन में। सिर्फ वायलेट फेंग शुई कंपास पे जो चोजन लोग हैं, वही बाहर की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा और आगे 3 कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स डिवाइन थॉट से आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और उन सबसे पावरफुल है पेट्रियार्क वायलेट सीव, जो एक जगह शांत बैठा हुआ है, आंखें बंद किए मेडिटेशन में। एल्डर सिस्टर चू भी बैठी है, हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स के बीच में। उसके आसपास वाला स्टैच्यू, जो पहले से ही अजीब था, अब लगता है जैसे उस ब्लैकनेस में घुलने लग गया हो। उसे एक तरह की गोस्टली एनर्जी निकलती है, जो और भी ज्यादा मिस्टीरियस वाइब क्रिएट करती है। जेजे के कंपेस पर उन 3 लेट फाउंडेशन कल्टीवेटर्स में से एक, ग्रे रोब पहना हुआ एक ओल्ड मैन, थोड़ा फ्राउंस करता है और पूछता है, फेलो डाओइस्ट जी, तुमने कहा कि तुम पहले भी यहां आ चुके हो, फिर भी तुम ये नहीं बता पा रहे कि हम कहां जा रहे हैं। जेजे कुछ सोचता है, फिर कहने लगता है, देखिए, थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। जैसे फेलो डाओइस्ट 2 ने कहा, यह एक ऐसा रास्ता है जो एंशिएंट कल्टीवेटर्स यूज करते थे ताकि वो स्टार्स तक जा सकें, फॉरेन स्पिरिट लिनेजेस कलेक्ट करने के लिए। यह एक पाथ है जो माउंटेन्स के बीच से गुजरता है। सब कल्टीवेटर्स शौक में उसकी तरफ देखते हैं। हर कोई आसपास के विजुअल्स को अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना चाहता है। सीजे फिर कहता है, लेकिन ये असली पाथ नहीं है। असली पाथ तो सिर्फ इमॉर्टल्स के लिए होता है। ये तो सिर्फ एक ब्रांच है, जैसे एक स्ट्रीम जो मिल्की वे में मिल जाए, लेकिन फिर भी ये पाथ हम जैसे लोग नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हमें हेवन फॉर्ज्ड फर्नेस की पावर चाहिए होती है। ये पाथ खोलना किसी ऑर्डिनरी सेक्ट के बस की बात नहीं होती।
सिर्फ ग्रेट सेक्ट्स ही ऐसा कर सकती हैं। तभी चीजे की नजर सब पर पड़ती है और फिर जाकर मेंग हाओ पर टिक जाती है। वो थोड़ा सा फ्राउंस करता है और कहता है, आह, तुम ही हो फेलो दाओइस्ट मेंग, आइए यहां मेरे पास बैठिए। उसने मेंग हाओ को पहले ही नोटिस कर लिया था। उसे पर्सनली चार्ज दिया गया था। कोर फॉर्मेशन पेट्रियार्क्स ने कहा था कि उस पर नजर रखो। उसे यह समझ नहीं आया था कि एक सिंपल अर्ली फाउंडेशन स्टेज रोग कल्टीवेटर में ऐसी क्या बात है जो इतने बड़े कल्टीवेशन सीनियर्स का इंटरेस्ट ले। ज़ेजाई एक फेक स्माइल देता है। इस स्माइल में कोई प्यार या रिस्पेक्ट नहीं है, यह बस डिस्कॉर्ड क्रिएट करने का एक मूव है। शायद इससे वो मेंग हाओ के बारे में कुछ और जान सके। जैसे ही उसने मेंग हाओ का नाम लिया, आसपास के रोग कल्टीवेटर्स तुरंत उसकी तरफ देखने लगते हैं। कई लोग तो घूर कर देखने लगते हैं। मेंग हाओ की एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल है, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। उसे पता था कि उसके कुछ रीसेंट एक्शंस का असर जरूर दिखेगा। ये अनअवॉइडेबल था। मेंग हाओ कहता है, मैं यहीं ठीक हूं, मेरी कल्टीवेशन अभी कमजोर है और इतने पावरफुल लोगों के बीच बैठना मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। आगे वाले 3 कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स ये सब डिवाइन थॉट से फील कर लेते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ब्लैक सीव सेक्ट लीडर ने भी तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मेंग हाओ पर नजर रखी जाए। ज़ेजाई कुछ और बोलने ही वाला होता है कि तभी फेंग शुई कंपास तेजी से हिलता है और एकदम रुक जाता है। सारे कंपासेस रुक जाते हैं। उनकी मैजिकल लाइट ब्लिंक करते ही ऑफ हो जाती है। तीनों कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स के चेहरे सीरियस हो जाते हैं और तभी पेट्रियार्क वायलेट सीव पहली बार अपनी आंखें खोलता है। उन आंखों में एक मिक्स होता है अथॉरिटी और कॉशन का, और फिर एक पुरानी प्राचीन आवाज सब कल्टीवेटर्स के दिमाग में गूंजती है, सब शांत हो जाओ। जैसे कोई इनविजिबल सील सब पे लग गया हो। सब स्पीचलेस हो जाते हैं और तभी उस डार्कनेस के बीच में एक मैजिकल 5 कलर्ड ग्लोविंग लाइट उभरती है। आगे एक जाइगेंटिक जेलीफिश दिखती है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स बड़ी। उसकी काउंटलेस टेंटिकल्स हवा में जेंटली हिल रही होती हैं। उसका ट्रांसलूसेंट बॉडी धीरे धीरे रिपल करता है। उसका ग्लो सबकी आंखों में चुभने लगता है और उस जेलीफिश के अंदर सबको एक रॉटिंग लाश दिखाई देता है, आधा डाइजेस्ट हो चुका लेकिन क्लियरली विजिबल। लाश के माथे के बीच एक छोटा सा होल था और लग रहा था जैसे पूरा बॉडी तो फ्रीज हो चुका हो, लेकिन वो एक जगह, वो होल ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे बाकी लाश सड़ भी जाए, यह स्पॉट तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। सब लोग एकदम चुप और हिलते तक नहीं थे। उनकी नजर उस जेलीफिश पे टिकी हुई थी जो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स सारे फेंग शुई कंपासेस के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले गए और फिर पेट्रियार्क वायलेट सीव हल्की सी सांस लेता है। वो खड़ा होता है और जाते हुए जेलीफिश की तरफ मुंह करके दोनों हाथ जोड़ता है और एक गहरी इज्जत भरी बो करता है। उसकी पुरानी थकी सी आवाज हवा में गूंजती है। यह ब्लैक सीव सेक्ट के 3rd जनरेशन एंसेस्टर थे। उनका कल्टीवेशन बेस दाओ सीकिंग स्टेज के पीक पर था। जब वो इमॉर्टल असेंशन के लिए ट्राई कर रहे थे, तब वांग क्लैन के एक पेट्रियार्क ने उन पे छुपके से हमला किया। वो इमॉर्टैलिटी अचीव नहीं कर पाए और इसी रास्ते पे गिर गए। उस साल हमारी सेक्ट और वांग क्लैन के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई थी जो पूरे 3000 साल तक चली। आखिर में जंग तो रुकी, लेकिन यह बात हर ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल के दिल में रहनी चाहिए। जितने भी डिसाइपल्स थे, उनमें से काफी के लिए यह बात पहली बार सुनने जैसी थी। सबकी आंखें चमक रही थीं, दिल से सुन रहे थे। मेंग हाओ का दिल तेज धड़क रहा था। वो बस चुपचाप जेलीफिश को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस अपने सफर पे निकल पड़े। जेलीफिश जैसी अजीबोगरीब चीजें फिर नहीं दिखीं। लगभग 2 दिन तक वो लोग उड़ते रहे। फिर अचानक फेंग शुई कंपासेस की चमक एक छोटी सी पाथ से होते हुए गायब हो गई जो माउंटेन्स के बीच से जा रही थी। अब मेंग हाओ को एक जोरदार सी माउंटेन रेंज दिख रही थी जो ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही ना हो। पूरा एरिया ग्रे था, ना कोई पेड़ ना घास, कुछ भी नहीं। दूर एक बड़ी सी फिशर लाइक कैनियन थी, जैसे धरती फट गई हो और एक पाथ बन गया हो। उस पाथ के दोनों साइड पे क्लिफ्स थे, इतने गहरे कि नीचे काफी कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। और उस फिशर के बाहर करीब सैकड़ों कल्टीवेटर्स क्रॉस लेगेड बैठे हुए थे। उनका चेहरा उदास था, जैसे काफी कुछ सह चुके हों। उनमें से 40-50 लोग तो रैंडम कपड़ों में थे। पक्का ये ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स नहीं थे। ये तो कुछ रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स थे जो मेंग हाओ के ग्रुप से पहले ही यहां आ चुके थे। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की तरफ देखा,
जो बाकी कल्टीवेटर्स थे वो सब ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स ही थे। जब उन्होंने पेट्रियार्क वायलेट सीव के ग्रुप को देखा तो उनका चेहरा थोड़ा चमक गया। सब खड़े हो गए। उनमें से एक खूबसूरत सी मिडिल एज्ड औरत बाहर आई। वो बड़े ही रॉयल टाइप के कपड़ों में थी। उसके चेहरे पे एक थकान थी, लेकिन एक क्लासी ग्रेस भी थी। वो पेट्रियार्क वायलेट सीव को देखती है, एक हल्की सी सांस लेती है और सिर हिलाकर ग्रीटिंग देती है। उस औरत की नजर मेंग हाओ पे नहीं पड़ती, लेकिन मेंग हाओ उसे तुरंत पहचान जाता है। यह वही औरत थी जो सालों पहले शूचिंग को रिलायंस सेक्ट से ले गई थी। मेंग हाओ सोचता है अब वायोलेट सीव के साथ यह दूसरी नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी आ गई है। यह जगह आखिर है क्या? क्या यह सच में ब्लेसेड लैंड है? यह सोच के वो हाथ उठाता है और अपने बैग ऑफ द कॉस्मोस पे थपथपाता के अंदर से गुड लक चार्म निकालता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर उसमें डालता है। अभी भी उस चार्म में टेलीपोर्टेशन का फील आ रहा था। थोड़ी राहत मिली। वैसे भी मेंग हाओ का ब्लैक सीव सेक्ट में आने का एक बड़ा रीजन ही यह चार्म था। पेट्रियार्क रिलायंस ने इस आइटम को अपने पर्सनल कलेक्शन में रखा हुआ था, इसलिए मेंग हाओ काफी कॉन्फिडेंट था, चाहे उसे कभी ट्राई न किया हो। तभी उसकी नजर कॉर्नर में पड़ती है। शूचिंग भी वहां है, कल्टीवेटर्स के एक बड़े ग्रुप के बीच। उसके माथे पे शिकन है। पास खड़ी एक कोकेटिश वुमन उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। मेंग हाओ का चेहरा बिगड़ जाता है। उसे क्लियरली दिख रहा था कि एल्डर सिस्टर शू खुश नहीं थी। उस लड़की की तरफ देखता है जो शू चिंग को चिढ़ाने में लगी थी, और उसकी आंखों का ठंडापन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। उसी वक्त पेट्रियार्क वायलेट सीव खड़ा होता है। उसके नीचे का फंक्शुई कंपास छोटा होने लगता है। वो उस मिडिल एज औरत की तरफ चलता है और दोनों हल्की आवाज में कुछ बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वायलेट सीव के चेहरे पे टेंशन दिखने लगती है। फिर दोनों मिलकर उस फिशर लाइक कैनियन की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके पीछे सारे ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल्स भी अपने कंपासेस छोड़ के लाइट बीम्स में बदल के कैनियन में दाखिल हो जाते हैं। जो कल्टीवेटर्स बाहर बैठे थे वो भी उठकर फिशर में चले जाते हैं। तब सेजे हाथ जोड़ता है रोग कल्टीवेटर्स की तरफ, जिसमें मेंग हाओ भी शामिल है। वो बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेरे साथ आइए। उनके नीचे का फेंगशुई कंपास भी छोटा होने लगता है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं होता। सब अपने अपने डाउट्स लेकर लाइट बीम्स में बदल जाते हैं और फिशर में एंटर कर जाते हैं। मेंग हाओ शांत चेहरा लेकर धीरे धीरे आगे उड़ता है। उसके पीछे शूचिंग वाला ग्रुप भी आता है, पर यह साफ था कि शूचिंग अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में नहीं थी। वो एक्चुअल फ्लाइट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक कलरफुल मिस्ट पे चढ़कर उड़ रही थी। मेंग हाओ थोड़ा स्लो पड़ता है, लेकिन तभी शेजे अचानक मुड़कर उसे देखता है। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। कुछ कहने वाला था, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसी वक्त एक औरत साइड से मेंग हाओ के पास आती है। वो कहती है, फेलो दाओइस्ट मेंग। फिर मुलाकात हो गई। वो एक लॉन्ग वायलेट रोब में थी, खूबसूरत और ग्रेसफुल। जब वो मुस्कुराई तो उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। वो मेंग हाओ के साथ साथ उड़ रही थी। मेंग हाओ बोलता है, आह फेलो दाओइस्ट हान। वो उसे देखता है और सिर हिलाता है। यह वही औरत थी जो कुछ दिन पहले उसे सीव अर्थ पिल डिलीवर करने आई थी। लगभग 1000 लोगों का ग्रुप हवा में से विसल करते हुए फिशर के अंदर चला जाता है। क्लिफ्स दोनों साइड में खड़े थे। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे फिशर बॉटमलेस हो। हनबे अचानक कहती है, उसकी आवाज हल्की और मीठी थी, फेलो दाओइस्ट मेंग, आपका अंदाज बहुत रिफाइंड है। लगता है आप किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आपको सिर्फ एक सीव अर्थ पिल के लिए इतने बड़े इवेंट में पार्ट लेने की जरूरत है। मेंग हाओ की आंखों में एक चमक सी आई जब उसने हान बे की तरफ देखा। मेंग हाओ कहता है, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रही हो फेलो दाओइस्ट हान। इस वक्त तक पूरी ग्रुप उस फिशर के काफी अंदर तक उड़ चुकी थी। क्लिफ के दोनों तरफ की वॉल्स धीरे धीरे काली पड़ने लगी थीं, और पत्थर वो तो अब चमकने लगे थे। लेकिन हानबे कुछ कह पाए उससे पहले ही आसपास के कल्टीवेटर्स में हलचल मच गई। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है, यह तो क्रिस्टल क्लिफ है। दूसरा हैरानी से बोलता है, यह जगह क्या है, इतनी सारी क्रिस्टल, यह तो हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा वैल्यूबल लग रही है। कुछ कल्टीवेटर्स उड़कर क्रिस्टल क्लिफ की तरफ गए और उन्होंने रॉक को स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। क्लियरली वो उसमें से कुछ तोड़ के निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लिफ वॉल को छुआ, एकदम से खौफनाक चीखें गूंज उठीं। उनके जिस्म सूखने लगे, फ्लैश और लाइफ फोर्स तुरंत चूस ली गई। सिर्फ एक पल में वो हवा में उड़ते हुए राख बन गए।
उनके बैग्स ऑफ होल्डिंग भी उसी के साथ चली गईं। जिस जगह उन्होंने वॉल को छुआ था वहां और भी ज्यादा क्रिस्टल ग्रो हो गया था और वो एक अजीब सी चमक मार रहा था। यह सब देखकर मेंग हाओ की आंखों का नशा एकदम से शार्प हो गया। आसपास के रोग कल्टीवेटर्स ने तेज सांस ली, लेकिन ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स वो जैसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। शायद उन्हें पहले से पता था कि क्रिस्टल क्लिफ का असली राज क्या है। हानबे बोलती है एक गहरी मुस्कान के साथ, ब्रदर मेंग, तुम्हें कोई देख रहा है, अपना ख्याल रखना। वैसे क्या तुम्हारा सरनेम सच में मेंग है? यह कहकर वो उसके पास से निकल जाती है। अचानक एक जबरदस्त गूंजता हुआ रोर हवा में गूंजता है। सब कुछ कांपने लगता है, लेकिन जैसे आया था वैसे ही एकदम से साइलेंस हो गया। मेंग हाओ ने थोड़ा गुस्से से हानबे को जाते देखा, फिर उसकी नजर आगे गई एक बड़ी स्टोन डोर पर जो पेट्रियार्क वायोलेट सीव और एक खूबसूरत मिडिल एज्ड वुमन मिलकर तोड़ चुके थे। लेकिन वो स्टोन डोर टूटे रहने से इनकार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी पावर उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही हो। उस टूटे हुए दरवाजे के पार मेंग हाओ ने देखा वहां 200 क्रॉस लेगेड कल्टीवेटर्स बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने आने वालों को देखा वो खड़े हो गए। उनके आगे एक पेल फेस वाला यंग मैन था जिसके हाथ में एक पर्ल थी। वो पर्ल हल्की रोशनी छोड़ रही थी और लग रहा था कि उसकी वजह से स्टोन डोर का रिपेयर होने का प्रोसेस स्लो हो रहा है। यंग मैन कहता है, जूनियर लियू वू पेट्रियार्क्स को प्रणाम करता है। जब उसने यह कहा, पेट्रियार्क वायलेट सीव और वो खूबसूरत वुमन अंदर चले गए। उन्होंने अपनी स्लीव्स फ्लिक की और स्टोन डोर और भी धीरे रिपेयर होने लगा। उसके बाद वो 1000 कल्टीवेटर्स की ग्रुप जिसमें मेंग हाओ भी था एकदम से अंदर चली गई। चाहे कोई चाहता या नहीं उन्हें जाना ही पड़ा, क्योंकि पीछे 3 कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स खड़े थे। जब वो लोग पीछे हों तो कोई भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन स्टोन डोर के बाद का रास्ता और भी अजीब था। ऐसे 4 और डोर्स थे, सबको तोड़ना पड़ा। हर एक के बाद नए ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल्स मिलते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े मेंग हाओ और ज्यादा कॉशियस होता गया। यह तो बिल्कुल क्लियर था कि ब्लैक सीव सेक्ट ने इस जगह को पहले भी एक्सप्लोर किया है और बार बार किया है। मेंग हाओ सोचता है, ये स्टोन डोर्स किसी सील जैसे लग रहे हैं। ये जगह उसने आगे देखा और अचानक रुक गया। सिर्फ वही नहीं, पूरी ग्रुप एक साथ रुक गई। उनके सामने था एक बड़ा काला दरवाजा, लेकिन यह डोर पत्थर का नहीं था। यह किसी मेटालिक सब्सटेंस का बना हुआ था। क्लिफ वॉल्स में घुसा हुआ और एक ब्लैक ग्लो छोड़ रहा था। दरवाजे के सरफेस पर था एक ह्यूज फेस। उस फेस की आंखें बंद थीं, जैसे कि वो सो रहा हो। जैसे जैसे वो लोग उसके करीब गए, आंखें अचानक खुल गईं। एक जोर से चीख निकाली उस फेस ने और सब कुछ हिल गया। पेट्रियार्क वायलेट सेव तक ने एक खून का थक्का छोड़ दिया। मेंग हाओ भी पीछे नहीं था। उसके मुंह से भी ब्लड निकल गया और वो ब्लड पूरी ग्रुप का एक स्ट्रीम बन गया, जिसे वो जायंट फेस तुरंत सक कर गया। फिर उसने एक बड़ा सा बर्प मारा और फिर उसकी आवाज जैसे थंडर। चेहरा बोलता है, अपने मास्टर के हुक्म के मुताबिक मैं अल्टीमेट वेक्सेशन का गार्डियन हूं। अगर तुम्हारे पास पेंडेंट नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते। 1 मिनट, तुम लोग यहां फिर कैसे आ गए? पेट्रियार्क वायलेट सीव और वो ब्यूटीफुल वुमन दोनों ने हाथ जोड़कर डीप बो किया। उनके चेहरों पे एक्सट्रीम रेवरेंस था। वायलेट सीव ने अपनी बैम्बू ट्यूब निकाली। उसमें से एक पुरानी सी हाइड बाहर निकली। जैसे ही मेंग हाओ ने उस हाइड को देखा, उसकी आंखें और छोटी हो गईं। वो एग्जैक्ट सेम फील थी जो उस रात उस अजीब फिगर को देखकर आई थी। जैसे ही वो हाइड बाहर आई, उसके अंदर एक धुंधला सा आई बना और वो आंख सीधा मेंग हाओ की तरफ देखने लगी। उनकी नजर टकराई और मेंग हाओ के प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। वो हाइड ओपन हो गई और उस फेस के सामने जाकर रुक गई। वो चेहरा जम्हाई लेते हुए बोलता है, सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है ये चीज। और उसी वक्त ग्रुप के पीछे से एक तीखी चीख गूंजती है। मेंग हाओ तुरंत पीछे देखता है और देखता है कि जो अजीब सा स्टैच्यू उनके साथ कैरी किया जा रहा था वो अब पिघलने लगा था। वो स्टैच्यू 3 काले मिस्ट के गोलों में बदल गया। हर एक ब्लैक मिस्ट के अंदर एक बूढ़ा इंसान था, जिन्हें देखते ही मौत का ऑरा महसूस होता था। ये और कोई नहीं बल्कि वही 3 लोग थे जो ब्लैक सीव सेक्ट के टॉल प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे थे। वो एल्डर ब्लैक मिस्ट में से निकलकर फेस की तरफ तेजी से जाते हैं। अगले ही पल वो उस फेस में घुल जाते हैं। फेस ट्विस्ट होने लगता है और धीरे धीरे उसका मुंह खुलता है। एक पुरानी भयावह सी आवाज गूंजती है। वॉइस बोलती है,
जल्दी अंदर जाओ, हम सिर्फ आधी इंसेंस स्टिक जलने तक ही दरवाजा खुला रख सकते हैं। आवाज ऐसे लग रही थी जैसे अंडरवर्ल्ड के येलो स्प्रिंग्स से निकल के आई हो। उसका एको सबके दिल को हिला देता है। कोई कुछ कर पाए उससे पहले मुंह के अंदर से एक झलकती हुई फिगर बाहर आती है, एक मिडिल एज्ड आदमी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा कल्टीवेशन बेस जल रहा हो। उसका आधा जिस्म खत्म हो चुका था और उसका क्रिम्सन कोर स्पष्ट दिख रहा था, जलता हुआ। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पागलपन से भरा हुआ। जैसे ही वो बाहर निकला वो चीखता है। आदमी चिल्लाता है, सब मर गए, 100 नेम्स पिलर कंप्लीट नहीं हो पाया, सब मर गए, हा 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 हा, मर गए। एक डिसाइपल चिल्लाता है, ये तो एल्डर जेंग है। दूसरा शॉक में बोलता है, हाँ वो तो उन एडवांस्ड लोगों में था जो पहले यहां आए थे, पर इसका ये हाल कैसे हो गया? ब्लैक सिव सेक्ट के डिसाइपल्स तुरंत उस आदमी को पहचान लेते हैं। सीएजे की आंखें पतली हो जाती हैं। हानबे का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। बाकी सारे ब्लैक सिव सेक्ट चोजन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो आदमी पागलपन में भागता जा रहा था। उसकी आवाज फिशर के अंदर गूंज रही थी। उसके शब्दों ने सबको शॉक कर दिया था, लेकिन उसकी हालत उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। जब उसका क्रिम्सन कोर दिखा तो सबको समझ आया कि यह कोई सिंपल कल्टीवेटर नहीं, बल्कि एक कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक है। अगर उसका यह हाल है तो अंदर क्या हो सकता है, सोचकर सबका खून सूख गया। उसके शब्दों का एको, एस्पेशली डेड, जो उसने 3 बार बोला, सबके दिलों पे एक इनविजिबल हैमर की तरह लग रहा था। ब्लैक सीव सेक्ट के लोग इतने डिस्टर्ब नहीं थे क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में थोड़ा ज्यादा पता था मेंग हाओ और बाकी रोग कल्टीवेटर्स से। एक के बाद एक डोर पार करते हुए उनकी संख्या भी बढ़ चुकी थी। अब लगभग 200 हो चुके थे। सबके चेहरे पे टेंशन साफ था। वो पागल कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक से एक अनजानी डेथ की छाया एरिया में फैल गई थी। पर जैसे ही वो आदमी ब्लैक डोर से बाहर आया, पेट्रियार्क वायोलेट सीव की आंखों में एक इंटेंस ग्लो चमक गया। वो आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाता है। अचानक लगता है जैसे दुनिया से सारी कलर चली गई हो। एल्डर जेंग जैसे ही पेट्रियार्क के पास पागलपन में दौड़ता है, पेट्रियार्क वायोलेट सीव अपना हाथ उसके सिर पे मार देता है। स्लैप! एकदम से सब कुछ हिल जाता है। एल्डर जेंग का जिस्म कांपता है और उसकी आंखें क्लियर हो जाती हैं। उसके अंदर जलता हुआ क्रिम्सन कोर धीरे धीरे काल्म होने लगता है। वो होश में आने ही वाला होता है, लेकिन पेट्रियार्क वायलेट सीव एक ठंडी सी आवाज में हरम्फ करता है, फिर अपनी स्लीव फ्लिक करता है। एक ब्लैक विंड आती है और एल्डर जेंग को उठा के दूर फेंक देती है। पेट्रियार्क वायलेट सीव घूर कर बोलता है, बकवास, तुम एक एल्डर हो, इसीलिए तुम्हारी जान छोड़ दी। अब सेक्ट वापस जाओ और 100 साल तक सिक्लूडेड मेडिटेशन में जाओ, पनिशमेंट के लिए। उसने यह सब एकदम से बिना किसी डिले के कर दिया। फिर उसने हाथ उठाया और तुरंत मेंग हाओ और बाकी रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स पे एक इंटेंस प्रेशर छाने लगा। सबके दिल तेज धड़कने लगे। वो ठंडे अंदाज में बोलता है, तुम लोग सेक्ट के बाहर के रोग कल्टीवेटर्स हो। तुमने हमारे मेडिसिनल पिल्स एक्सेप्ट किए हैं और थंबप्रिंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम एंशिएंट ब्लेसेड लैंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस जगह का इंटीरियर अनस्टेबल है और हाई लेवल कल्टीवेशन बेस के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर तुम लोग कुछ डेजिग्नेटेड आइटम्स एक्वायर कर पाए तो उन्हें सेव अर्थ पिल्स के बदले ट्रेड कर सकते हो। ये लो जेड स्लिप्स। उसने स्लीव फ्लिक की और तुरंत 200 जेड स्लिप्स हवा में उड़ते हुए रोग कल्टीवेटर्स के सामने आकर रुक गए। पेट्रियार्क बोलता है, यह जगह खतरनाक जरूर है, लेकिन कोई मौत का गड्ढा नहीं। वैसे भी हमारे सेक्ट के अपने डिसाइपल्स भी तुम्हारे साथ अंदर जाने वाले हैं, तो बेफिक्र रहो। वो मिडिल एज्ड वुमन क्राउड को बस एक ठंडी नजर से देखते हैं। उन्हें किसी धमकी देने की जरूरत ही नहीं थी। उनका कल्टीवेशन बेस ही काफी था। मेंग हाओ ने साइलेंटली अपना गुड लक चार्म अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख दिया। उसके आसपास के बाकी रोग कल्टीवेटर्स भी साइलेंट थे। क्या सोच रहे थे यह कहना मुश्किल था। ये लोग वो थे जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी सेक्ट के मेंबर नहीं हैं। हाँ, कुछ बेवकूफ भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समझदार और कैलकुलेटिंग लोग थे। वो यहां खुद अपने फायदे के लिए आए थे और डेंजर का भी पूरा अंदाजा था। अचानक 7-8 फिगर्स एकदम से आगे बढ़ते हैं और सीधा ब्लैक डोर के मुंह में चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। उनके पीछे बाकी लोग भी बिना कुछ कहे एक के बाद एक ब्लैक फेस के अंदर चले जाते हैं। मेंग हाओ खुद से कुछ बोलता है और पेट्रियार्क वायलेट सीव और उस वुमन की तरफ देखता है।
सबसे पीछे थे वो कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स, जिन्हें सब ऑब्जर्व कर रहे थे कोल्ड ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ। मेंग हाओ सोचता है, एल्डर सिस्टर चू किसी मुश्किल में लग रही है। अब जब मैं यहां हूं तो मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भर जाता है। उसका जिस्म हवा में उड़ता है और आसपास के कुछ डजन कल्टीवेटर्स के साथ वो लाइट बीम्स बनके ब्लैक डोर की तरफ तेजी से जाते हैं। हाफवे में वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसने देखा सीएजीए अपनी वही हल्की हिपोक्रिटिकल मुस्कान के साथ। हनबे सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही छुपा था, और उनके बीच में भीड़ के एक कोने में खड़ी थी पेल फेस्ड शू चिंग। जैसे ही मेंग हाओ की नजर शू चिंग पे पड़ती है, उसका जिस्म एकदम से कांप जाता है। उसकी आंखों में शौक भर जाता है, डिसबिलीफ से भरा चेहरा जब वो उसकी तरफ देखती है। साल बीत गए थे। मेंग हाओ अब पहले जैसे नहीं रहा था, वो बदल चुका था, लेकिन शू चिंग ने उसे एक पल में पहचान लिया। वही तो थी जिसने उसे रिलायंस सेक्ट में लाया था, और फिर वो उसका जूनियर ब्रदर बना था। वही था जिसने उस चांदनी रात में उसे कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल दिया था। पुरानी यादें एकदम से शू चिंग के दिलो दिमाग में फ्लड की तरह लौट आईं। वो पूरा वक्त, वो छोटी छोटी तकलीफें, वो सब उसके दिल में मिलकर एक सपने की तरह गूंज उठीं। उनकी नजरें एक दूसरे में लॉक हो गई थीं। बीच में 1000 लोग थे, लेकिन न फासला कोई था न वक्त का असर। दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत करीब लग रहे थे। मेंग हाओ एक हल्का लेकिन बहुत ही गर्मियों भरा मुस्कान देता है। वो तो यहां सिर्फ एक वजह से आया था, अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने, और अब वो मिल चुका था। उसने उसे देख लिया था, और शू चिंग ने भी उसे। फिर वो मुड़ता है और ब्लैक डोर के मुंह में घुसकर गायब हो जाता है। उस पल शू चिंग का दिल एकदम से खाली हो जाता है। बिना सोचे समझे उसका एक कदम आगे पड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मेंग हाओ जा चुका था। उसके अंदर कुछ उठा, एक ऐसी फीलिंग जो उसके लिए नई थी, समझ के बाहर। बाहर से तो वो हमेशा की तरह ठंडी थी, जैसे कि कभी किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया हो। लेकिन आज कुछ अलग था। एक खुशी की हल्की सी लहर थी उसके दिल में। और फिर मेंग हाओ चला गया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। ऐसी फीलिंग्स उसके साथ कभी होती नहीं थी, और अगर होती भी थी तो वो उन्हें दबा लेती थी। लेकिन आज उसे दबाया नहीं जा रहा था। तभी एक जहरीली आवाज आती है, सुन रही हो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूं, चुतियापा करने वाली। ये थी वो कोकेटिश लड़की जो हमेशा उसके पास चिपकी रहती थी। वो बोलती है जहर घोल के, अगर तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी? वो ठंडी सी हंसी लेती है। पिछली बार तुम चोट खा गई थी। अगर एल्डर ब्रदर जाओ ने जूनियर सिस्टर हान से तुम्हारी हेल्प करने को नहीं बोला होता तो तुम मर गई होती वहां अंदर, और तुम हो कि थैंक करने के बजाय और ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगी। अरे इट्स जस्ट अ लिटिल चेरी, उसके लिए इतना रोना क्यों? पागल है तू। वो लड़की शू चिंग के ठंडे खूबसूरत चेहरे को घूरती है और एक ग्रिम सी स्माइल उसके लिप्स पे आती है। जेलसी इतनी थी कि वो चाहती थी शू चिंग का हाल भी उसकी तरह हो जाए। शू चिंग टर्न करती है और डायरेक्ट उस लड़की की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, उस दिन ब्लेस्ड लैंड में तुम्हारे ही एल्डर ब्रदर जाओ ने रूल्स तोड़े थे, जिसकी वजह से मैं मरने वाली थी। और एल्डर सिस्टर हान ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि जाओ ने कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मेरा बैग ऑफ होल्डिंग उठाया था और मुझे बस साथ ले लिया था। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल सीरियस। यह साइड शू चिंग का किसी ने नहीं देखा था। वो हमेशा अपने रियल एटीट्यूड को छुपा कर रखती थी। कोकेटिश लड़की तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को वो हमेशा नीचा दिखाती है वो कभी मुंह खोलेगी उसके सामने। वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक रहती है, फिर एक ठंडी सी हंसी लेती है। वो बोलती है जलील करने वाले अंदाज में, तो स्लट अब बोलने लगी, वैसे भी एल्डर ब्रदर झाओ ने सब कुछ प्लान कर लिया है। इस बार तू बच नहीं पाएगी। मैं खुद देखूंगी वहां खड़ी होकर जब तेरा चेरी छीन लिया जाएगा, और तब तू मुझे थैंक करेगी। आसपास के कल्टीवेटर्स हवा में उठने लगे ब्लैक डोर की तरफ। शू चिंग का जिस्म एकदम से चमकता है। वो अपने कलरफुल मिस्ट पे कदम रखती है और एक बीम ऑफ लाइट बनकर आगे निकल जाती है। पीछे से वो कोकेटिश लड़की ठंडी सी हंसी लेती है, लेकिन फिर उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है, वायलेट रोब में, आगे की तरफ। जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, उस लड़की के चेहरे पे एक चार्मिंग स्माइल आ गई। वो आदमी यंग, हैंडसम, वायलेट रोब में
अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर था। उसने स्लाइट नोट दिया। फिर उसकी नजर शूचिंग पे पड़ती है और उसकी आंखों में एक जला हुआ एम्बिशन भरी नजर भर जाता है। ये और कोई नहीं, वही था जिसके बारे में वो लड़की हमेशा बक बक करती थी, एल्डर ब्रदर जाओ। जैसे ही सब लोग ब्लैक दरवाजे के अंदर चले गए, वो बड़ा सा चेहरा ट्विस्ट होने लगा। उसके अंदर से 3 मिस्टी फिगर्स निकलकर अलग हो गए। धीरे धीरे वो 3 फिगर्स एक एक करके बदल गए। 3 बूढ़े मुरझाए हुए कल्टीवेटर्स बन गए। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी कब्र से निकल के आए हों। बिना किसी डिले के वो वापस उसी स्टैच्यू की तरफ जाने लगे जहां से आए थे। जैसे जैसे वो मूव करते गए, उनके चारों तरफ से ब्लैक ऑरा निकलने लगा, जैसे उनका जिस्म ही करोड हो रहा हो। वो चेहरा कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या हुआ अभी? अच्छा छोड़ो, वैसे भी बिना ऑथेंटिकेशन आइटम के तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। एक पल के लिए वो फेस थोड़ा पजल्ड दिखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में क्लैरिटी आ गई और वो जोर जोर से चीखने लगा। अभी इस फिशर के अंदर सिर्फ 11 लोग बचे थे। इनमें थे पेट्रियार्क वायोलेट सीव, वो खूबसूरत मिडिल एज्ड वुमन, और दूसरे 9 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स। वो फेस के हाउल्स को इग्नोर करके क्रॉस लेगेड बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और हाथों से इनकैंटेशन जेस्चर्स बनाने लगे। उन 9 कल्टीवेटर्स के बीच में एक गिनसेंग फ्रूट हवा में तैरने लगा। वो चमक रहा था और अंदर से ऐसे हिल रहा था जैसे अंदर खुद हेवंस फॉर्च्यून भरी हो। वो स्पिरिट फ्रूट उन 9 कल्टीवेटर्स के कल्टीवेशन बेस की रोटेशन के साथ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक हेड और 4 लिम्स निकलने वाले हों। पेट्रियार्क वायलेट सीव और वो वुमन साइड में खड़े थे। उनकी नजर इस फ्रूट से हटे ही नहीं। मिडिल एज्ड वुमन कहती है, थोड़ा टेंशन में, मैं एक बार अंदर गई थी, लेकिन सिर्फ 30 ब्रेथ्स के बाद अंदर की एक्सपेलिंग फोर्स इतनी इंटेंस हो गई कि मेरी डिवाइन सेंस से भी ऑब्जेक्ट लोकेट नहीं हो पाया। मुझे सिर्फ ये उम्मीद है कि इस बार 100 स्पिरिट्स टावर काम करे, लेकिन वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। देखते हैं इस बार काफी होगा या नहीं। पेट्रियार्क वायलेट सीव कुछ देर चुप रहता है, फिर ठंडे अंदाज में बोलता है, मैंने खुद ये स्पिरिट गिनसेंग प्रिपेयर किया है। इस गिनसेंग फॉर्म के थ्रू हम अंदर एक इंसेंस स्टिक जलने तक टिक सकते हैं। सब कुछ रेडी है। अगर इस बार भी फेल हुए तो सेक्ट लीडर और पेट्रियार्क्स के कहने पर हमें यह ब्लेसेड लैंड पब्लिक के लिए खोलना पड़ेगा। फिर हम साउदर्न डोमेन की पूरी पावर का यूज करेंगे ताकि उस लेजेंडरी ऑब्जेक्ट को रिफाइन कर सकें। आखिर हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए उस ऑब्जेक्ट के अलावा और कोई उम्मीद नहीं सिवाय रिबर्थ केव के। वुमन थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो हमें सबके साथ शेयर करना पड़ेगा, चाहे रिफाइनिंग हम करें, लेकिन जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना कम चांस होगा हमारे पास खुद उसे पाने का। शायद मेरे लिए थोड़ा बेटर हो, लेकिन तुम लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल। पेट्रियार्क वायलेट सीव बोलता है, टीथ ग्राइंड करते हुए, सही कहा, और चाहे इस बार हमें अपने कुछ डिसाइपल्स को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े, हम फेल नहीं होंगे। उसके चेहरे के बर्थमार्क में एक गहन डार्क वायलेट ग्लो चमकने लगता है। उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा फियर्स बन जाता है। सीन बदलता है, सब कुछ घूमने लगता है, इतना ज्यादा कि डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता। सब कुछ धुंधला, लेकिन फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। अंधेरा स्काई अब गहरा ब्लू हो गया था। नीचे जमीन डार्क सॉइल से भरी हुई थी। हर तरफ वर्डेंट फोलियज था। हिल्स हर जगह फैली हुई थीं, जो दूर दूर तक स्ट्रेच करती थीं। बीच से एक बड़ा रिवर गुजरता था माउंटेन्स के बीच में, और पानी की आवाज सुनाई देती थी। यही सब मेंग हाओ देखता है। जब वो फाइनली अपीयर होता है, आसपास कोई और दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो। मेंग हाओ सोचता है, यह जगह काफी बड़ी लग रही है। उसने स्काई की तरफ देखा। सनसेट हो रहा था और स्काई एक खूबसूरत लाल रंग में रंग गया था। थोड़ा और क्लोजली देखने पर उसने नोटिस किया एक इनविजिबल मून भी था। मेंग हाओ की आंखों में एक स्पार्कल आई। हमारा क्लासिक ऑफ टाइम ग्रुप का मीटिंग प्लेस वही है जहां सन और मून की इमेज इंटरसेक्ट करती है। वो एक लाइट बीम में बदलकर आगे निकल जाता है। वो सोचता है, और ये 100 स्पिरिट्स टावर क्या है? उसका मन अनईजी था। सबसे पहले उसने अपना गुड लक चार्म निकाला जो उसके बैग ऑफ द कॉस्मोस में था। उस पे स्पिरिचुअल सेंस डालकर वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। वो बोलता है, अब समझ आया क्यों पेट्रियार्क रिलायंस ने इस चार्म को अपनी कलेक्शन में रखा था। ये तो इस जगह से टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उसने उस चार्म को दोबारा पैक कर दिया। यही उसका लाइफ सेविंग ट्रेजर बन चुका था। वो सोचता है, एल्डर सिस्टर शू मेरे पीछे ही थी, लेकिन कौन जाने ब्लैक सीव सेक्ट के लोग कहां गए। शायद सब रैंडमली भेजे गए होंगे
मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। उसकी आंखों में एक इंटेंस ग्लो आता है। उसे वो कोकेटिश लड़की याद आती है, उसकी ठंडी हंसी और जू चिंग का पेल चेहरा। उसने तुरंत वो जेड स्लिप निकाला जो ब्लैक सीव सेक्ट ने दिया था। थोड़ी स्पिरिचुअल सेंस डाली तो उसमें एक लिस्ट ऑफ नेम्स दिखाई दिए। उसने लिस्ट चेक की, फिर बिना कुछ बोले जेड स्लिप को क्रश कर दिया। फिर वो हवा में शूट करता है एल्डर सिस्टर शू को ढूंढने के लिए। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। शाम हो चुकी है, स्काई अंधेरा, मून निकल चुका है। मेंग हाओ एक छोटी सी हिल पे खड़ा होता है। सामने कुछ एंशिएंट रूइंस हैं। मून क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है तो रूइंस प्रॉपरली दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका पुरानापन क्लियरली महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कभी एक चमकता शहर था, अब मिट्टी में डूबा हुआ, हाफ बेरिड। वहां बस कुछ ही स्ट्रक्चर्स बचे थे, वो भी अब गिरते जा रहे थे। मूनलाइट में वो जगह और भी ज्यादा सुनसान लगती थी। विंड चलती है और उसके साथ कुछ अजीब सी आवाज आती है, जैसे हजारों लोग धीरे से कुछ बोल रहे हो। मेंग हाओ सुन नहीं पाता क्या, लेकिन वो कंबाइंड आवाज एक बिजार फीलिंग क्रिएट करती है। रूइंस के सामने एक स्टोन स्टेले था। उस पर लिखे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, बस क्रैक्स बचे थे। वो उस स्टीले को देख के पलटने ही वाला था। तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्लाउड्स हट जाते हैं, मूनलाइट गिरती है और उस स्टीले के एक क्रैक के अंदर कुछ दिखता है, एक गोल्डन वाइन लाइक ट्विग जो हिल रहा था। उसमें लीव्स थे और उनके अंदर स्मॉल थंब साइज्ड फ्रूट्स चिपके हुए थे। मेंग हाओ तुरंत पहचान जाता है ये वही फ्रूट है जो जेड स्लिप में था, मूनस्टोन फ्रूट। उसका एक्सप्रेशन काम होता है, वो कुछ नहीं करता, बस क्रॉस लेगेड हिल पे बैठ जाता है, ठंडी नजर से उस वाइन को देखता हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक फिगर जंगल से निकलकर स्पीड में आता है। एक मिडिल एज्ड आदमी जिसका कल्टीवेशन बेस अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। वो सीधा स्टोन स्टीले की तरफ जाता है, एक पल में उसके सामने पहुंच जाता है और मूनस्टोन फ्रूट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही उसने फ्रूट को छुआ, स्टोन स्टेले के अंदर से एक कोल्ड लाइट निकलती है। वो मिडिल एज्ड कल्टीवेटर तुरंत पीछे उछल जाता है शॉक के साथ। उस कोल्ड लाइट का शेप बदलने लगता है और वो कई बीम्स में स्प्लिट हो जाता है जो उस आदमी की तरफ शूट करती है। पॉपिंग साउंड्स गूंजती हैं और वो आदमी खून का थक्का छोड़ता है। उसके चेहरे पे शॉक क्लियर दिखता है, उसकी आंखों में हिला देने वाली हैरानी। वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ होने से पहले ही उसका जिस्म कांपने लगता है। अचानक उसका सिर उसके शोल्डर से अलग हो जाता है। वही वक्त था जब स्टोन स्टीले के क्रैक से वो गोल्डन वाइन्स निकलती हैं, तेजी से उस हेडलेस बॉडी को लपेट लेती हैं। एक वाइन डायरेक्टली उसके फ्लैश में घुस जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चूस रही हो। कुछ ही सांसों में पूरा जिस्म सूख जाता है, जैसे कोई सूख चुका पत्ता। मेंग हाओ सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। उसकी आंखों से एक इंटेंस ग्लो निकल रहा होता है। वो सोचता है ये वाइन्स क्या कंज्यूम कर रही हैं। तभी स्टोन स्टेले का सरफेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और उसके अंदर से एक ग्रिम फेस्ड यंग मैन वायलेट रोब में बाहर आता है। उसका कल्टीवेशन बेस पीक ऑफ मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज था, ऑलमोस्ट लेट स्टेज तक पहुंचा हुआ। उसके दोनों बाहों के चारों तरफ हेवी रटान वाइन्स लपेटे हुए थे, जैसे टेंटिकल्स की तरह हिल रहे हों। उसका लुक सच में डर लगने जैसा था। मेंग हाओ उसे पहले देख चुका था। ये वही था, उन ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल्स में से एक जो उसके साथ ग्रुप में आए थे। वो उन चोजन में था जो वायलेट फेंगशुई कंपास पे दिखे थे। लेकिन उस यंग मैन ने एक बार भी वो सूख चुका हुआ लाश नहीं देखा। सीधा सिर उठाकर हिल की तरफ देखा जहां मेंग हाओ क्रॉस लेगेड बैठा था। उन दोनों के बीच सिर्फ कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस था। उनकी नजरें टकराईं। कुछ सांसों के लिए सब कुछ थमा था। फिर अचानक वो यंग मैन हवा में छलांग लगाता है और एक प्रिज्मेटिक बीम बनकर मेंग हाओ की तरफ शूट करता है। सीन कट होता है एक और जगह। शूचिंग तेज गति से उड़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पेल था। उसके नीचे का कलरफुल मिस्ट बिखरने के बिल्कुल करीब था। उसके पीछे था एल्डर ब्रदर जाओ, ब्लैक सीव सेक्ट का। उसके साथ थी वो जहरीली कोकेटिश वुमन जिसका सरनेम जुए था। दोनों रिलैक्स्ड पेस में उसका पीछा कर रहे थे। जाओ बोलता है कैजुअल अंदाज में, जूनियर सिस्टर शू, पिछली बार तुम बच गई थी क्योंकि किस्मत अच्छी थी। वो खुद काफी हैंडसम था, ये लड़का जिसका नाम जाओ था। लेकिन इस बार मैंने एल्डर ब्रदर सी को सेट कर दिया है। उसने एक सीक्रेट ऑर्डर इश्यू किया था
जो भी डिसाइपल तुम्हें देखे तुरंत मुझे बताए। देखो, हम यहां आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और मैं तुम्हें पहले ही ढूंढ चुका हूं। वो हंसी में बोलता जाता है। उसकी आवाज शू चिंग के कानों में जहर की तरह घुसती है। उसका चेहरा और ज्यादा पेल हो जाता है। वो दांतों को कस लेती है, कुछ नहीं बोलती, सिर्फ और ज्यादा स्पीड में आगे भागती है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जौ तो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, उसके आगे वो कुछ नहीं। कोकेटिश वुमन हंसी में बोलती है, जूनियर सिस्टर शू, तुम लकी हो कि एल्डर ब्रदर जाओ ने तुम में इंटरेस्ट लिया। जब ये सब मेरे साथ हुआ था मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन अब सब ठीक है। बस मान जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की चुप रहती है जब जाओ उसके जिस्म पे हाथ घुमाता है और वो सिर्फ हंसी निकालती है। जाओ बोलता है आंखों में आग के साथ, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा मुश्किल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा चेरी चाहता हूं। मेरे पास एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल भी है ट्रेड के लिए। यह तो फेयर डील है, लेकिन तुम तो हमेशा मना करती हो। अब अगर मैं जबरदस्ती ले लूं तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। उसने अपने राइट हैंड का एक फिंगर उठाया और तभी हवा में एक तेज झटका चलता है। वो हवा शू चिंग के पास से गुजरती है। उसके रोब्स हवा में उड़ जाते हैं। उसका जिस्म एक्सपोज हो जाता है, स्किन तक दिखने लगती है। शू चिंग कांप जाती है और उसके लिप्स के कोने से खून निकलता है, लेकिन फिर भी वो अपना रुख नहीं बदलती। दांतों को कस के वो आगे भागती जाती है। पीछे से जाओ जोर से हंसी लगाता है। उसकी आंखों में आग और भड़क जाती है और वो फिर से अपना हाथ उठाता है। मेंग हाओ पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, शांत चेहरा, आंखों में एक ठंडी तेज नजर। उसके सामने से एक वायलेट रोब्ड लड़का तेज रफ्तार में उसकी तरफ आ रहा था, जैसे एक आंधी सी। जैसे जैसे वो नजदीक आया, हवा में एक घूमती हुई एनर्जी उठी और उसके आसपास के टेंटिकल जैसे 7-8 वाइन्स पाइथन जितने मोटे हो गए। हर वाइन के एंड पर एक चौड़ा मुंह था जो तेज दांतों से भरा हुआ था। मेंग हाओ कहता है, मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। उसके चेहरे पर अब भी एक चट्टान जैसी शांति थी। खुद मेंग हाओ अभी अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर था, लेकिन उसके पास था परफेक्ट फाउंडेशन। शायद उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्पेल्स और टेक्निक्स नहीं सीखे थे, लेकिन सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर की वजह से उसके अंदर था एक बाउंडलेस कोर सी जो उसने ची कंडेंसेशन के दौरान हासिल किया था। और उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तब अचीव किया था जब उसने ची कंडेंसेशन का ग्रेट सर्कल पूरा कर लिया था। यह सब कुछ उसके पास था जब उसने ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस की थी। उसके कल्टीवेशन बेस की बैटल प्रोवेस इतना ज्यादा था कि वो ली क्लैन के डाओ चाइल्ड ली दाओए के खिलाफ खड़ा हो गया था। जीता तो नहीं, लेकिन उसका हाथ जरूर काट दिया था। अगर सामने कोई डाओ चाइल्ड ना होता तो मेंग हाओ उसे मार चुका होता। और जब वो मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच जाएगा तो किसी भी सेक्ट या क्लैन के डाओ चिल्ड्रन से टक्कर ले सकता है। तो अब किसी चोजन के लिए क्या ही बात करना, चाहे वो मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का हो। वायलेट रोब्ड लड़का अब बिल्कुल सामने तक आ गया था। उसके चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कुराहट थी, आंखों में किलिंग इंटेंट की चमक। लेकिन मेंग हाओ अंधेरे में एक शांत मूर्त की तरह खड़ा था। मूनलाइट उस पर पड़ रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर मेंग हाओ अपना हाथ उठाता है और अपनी उंगली के नाखून से अपनी फिंगर की स्किन काट देता है। एक कदम आगे बढ़ता है और जैसे ही वायलेट रोब्ड लड़का उसके बिल्कुल करीब आता है, मेंग हाओ अपनी उंगली हवा में एक रैंडम लेकिन अनोखे तरीके से घुमाता है। उंगली के घूमते ही एक जोरदार हवा उठती है और वायलेट रोब्ड लड़के के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों के प्यूपिल्स सिकुड़ जाते हैं और डिसबिलीफ से भर जाते हैं। अचानक उसकी नजर में सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है। यह कोई इल्यूजन नहीं था, सब कुछ सच था। सिर्फ एक उंगली थी, ताजा लहू से भरी हुई उंगली जो सीधा उसकी तरफ आई। उसके हाथ पर लपेटे गए वाइन्स जो अभी तक हिरण की तरह आगे बढ़ रहे थे, अब अचानक से दर्द भरी चीखें मारने लगे। वो कांपने लगे और मेंग हाओ से सिर्फ 30 मीटर दूर ही थे, तभी ब्लड में बदल गए। वही ब्लड अब एक शील्ड बन गया जो वायलेट रोब्ड लड़के के चारों तरफ घूम गया। यह सब कहने में समय लगता है, लेकिन हुआ वो सब कुछ एक चिंगारी के उड़ने के वक्त के बराबर। वायलेट रोब्ड लड़का चिल्लाता है। अब वो आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि पीछे हट रहा था। तभी मेंग हाओ एक्शन में आता है। वो एक कदम उठाता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा लड़के की तरफ जाता है। अपना हाथ उठाकर उस ब्लड शील्ड को अपनी उंगली से छूता है। मेंग हाओ कहता है, ब्रेक। उसके कहने की देरी थी। एक धमाका होता है, ब्लड शील्ड बिखर जाता है, वाइन्स टूट जाते हैं। सिर्फ वायलेट गोल्डन फ्रूट में कुछ लाइफ के साइंस दिखते हैं।
जैसे वो रहम की भीख मांग रहा हो। वायलेट रोब्ड लड़का कहता है, यू। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। वो खून थूकता है, आंखों में डर की चमक। यह पहली बार था जब उसने डर दिखाया। वो ब्लैक सीव सेक्ट का चोजन था, वायलेट रोब्ड डिसाइपल भी। इनर सेक्ट में उसकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। कभी किसी ने उससे जीता नहीं था। लोग उसके फैन थे, लेकिन अब उसके सामने मेंग हाओ खड़ा था, जिसका चेहरा स्टोन जैसा था और वो जिंदगी मौत की सिचुएशन महसूस कर रहा था। इस क्रिटिकल मोमेंट पर वायलेट रोब्ड लड़का अपने हाथ उठाता है, एक इनकैंटेशन जेस्चर करता है और फिर 7-8 बार तेजी से हाथ आगे स्वाइप्स करता है। हर स्वाइप से एक रिपल निकलती है और मिलकर एक मैसिव ब्लैक हैंड बन जाता है जो मेंग हाओ की तरफ बढ़ता है। मेंग हाओ अपना मुंह खोलता है और एक लाइटनिंग मिस्ट बाहर निकालता है। वो मिस्ट सीधा ब्लैक हैंड से टकराता है और धमाका होता है। वायलेट रोब्ड लड़के का चेहरा अब डिस्पेयर से भर गया है। वो फिर से इनकैंटेशन जेस्चर करने ही वाला था कि मेंग हाओ उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। मेंग हाओ अपना घुटना उठाकर सीधा उसके गले में मारता है। एक जोरदार क्रैक जैसी आवाज आती है। उसके सिर में एक बजिंग सी गूंजती है और फिर दर्द। जिस हाथ से वो जेस्चर कर रहा था वो अब निराश हो गया। पूरा शरीर साइड में झुक गया। उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में चढ़ गया था। उसका चेहरा जो पहले सुंदर था अब डार्क पर्पल हो गया। उसने मुंह खोला कुछ कहने के लिए। आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे। क्या कहना चाहता था वो बस कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। मेंग हाओ अपना हाथ बढ़ाता है और अपने नाखून से उसके भावों के बीच की स्किन काट देता है। फिर एक अजीब सा जेस्चर बनाता है और अपना हाथ नीचे धकेलता है। बूम! लड़का एक कट गया, पतंग की तरह हवा में पीछे उड़ जाता है। उसके सिर में जमा हुआ सारा खून उस कट से फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है। वो चीख भी नहीं पाता, सिर्फ खून ही खून जो उसके आईब्राउज के बीच से गाइजर की तरह निकलता है। उसका पेल बॉडी जमीन से टकराता है, कुछ सेकंड्स के लिए कांपता है, फिर शांत हो जाता है। मौत। उसके शरीर से निकला हुआ खून जलता हुआ सा लगता था। वो एक मिस्ट बन गया और फिर घूम के एक फिंगरनेल साइज का लहू का ड्रॉप बन गया। वो ड्रॉप हवा में सीधा मेंग हाओ की तरफ आया, जिसे उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ लिया। मेंग हाओ ठंडे अंदाज में बोलता है, 3 जनरेशंस का ब्लड एक स्मॉल बॉडी बनाता है, 6 जनरेशन का ब्लड एक फुल बॉडी, 9 जनरेशन उसे ब्लड स्पिरिट कहते हैं या मौत। जो टेक्निक उसने अभी यूज की थी वो थी स्पिरिट डिवॉरिंग स्क्रिप्चर। मेंग हाओ कहता है, यह वायलेट रोब दिखाता है कि यह ब्लैक सिव सेक्ट का चोजन था और चोजन का मतलब है पावरफुल ब्लड लाइन। वो लहू के ड्रॉप को कुछ सेकंड्स देखता है, फिर संभाल के रख लेता है। फिर वो नीचे देखता है उसके मरे हुए शरीर की तरफ। उसका बैग ऑफ होल्डिंग उठाता है और उस वायलेट गोल्डन फ्रूट को भी, जो अभी थोड़ी देर पहले रहम मांग रहा था। मेंग हाओ के हाथ में वह वायलेट गोल्डन फ्रूट कांप रहा था, जैसे जिंदा हो और माफी मांग रहा हो। मेंग हाओ कहता है, मेंग हाओ किसी बेकार चीज को संभाल के नहीं रखता। तुम क्या कर सकते हो, दिखाओ मुझे। उसने वह फ्रूट जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह मिट्टी से टकराया उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया। वाइन्स निकलने लगे, तेजी से बढ़ने लगे। सिर्फ 10 सांसों के अंदर 10 से ज्यादा वाइन्स निकल चुकी थीं। सबकी लंबाई तकरीबन 30 मीटर। कुछ जमीन में घुस गई, बाकी आसमान की तरफ उठ गई। इधर उधर झूल रही थीं, जैसे किसी क्रीपी जंगल का डांस हो रहा हो। एक अजीब सी एक वाइब्रेशन हवा में फैल गई। मेंग हाओ सिर हिलाता है, कहता है, नॉट गुड इनफ। वाइन्स कांपती हैं। अचानक वो झुक जाती हैं और सीधा उस वायलेट रोब्ड कॉर्प्स की तरफ निकल पड़ती हैं। अगले पल वो डेड बॉडी को तरबूज की तरह फाड़ना शुरू कर देती है और खा जाती हैं। मेंग हाओ के चेहरे पर फ्राउन आता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। सिर्फ कुछ सांसों में ही वाइन्स ने पूरा कॉर्प्स कंज्यूम कर लिया। उसके बाद हर टेंटिकल कांपती है और फिर उन पर मैजिकल सिंबल्स के साथ लीव्स उगने लगती हैं। मेंग हाओ आंखों में हैरानी के साथ देखता है। इतना जल्दी और इतना कुछ, ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और करीब 100 पत्तियां निकल आती हैं। वाइन्स से निकली मैजिकल सिंबल्स हवा में तैरती हुई मेंग हाओ की तरफ आती हैं और आपस में जुड़ने लगती हैं एक लीव्स की किताब बनाने के लिए। मेंग हाओ उस किताब को उठाता है और पलट कर देखना शुरू करता है। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। जो मैजिकल सिंबल्स उसमें थे वो एक तरह का स्पिरिचुअल सेंस कैरी कर रहे थे और ध्यान से देखने पर पता चलता है यह एक टेक्निक का डिस्क्रिप्शन है।
टेक्निक का नाम था 19 ब्लैक क्लाउड स्ट्राइक्स। यह वही स्पेल था जो वायलेट रोब्ड लड़के ने यूज किया था मेंग हाओ के खिलाफ, लेकिन पूरा नहीं था। सिर्फ पहले 5 स्ट्राइक्स का जिक्र था, बाकी इनकम्प्लीट थे। कई निमोनिक फॉर्मूलाज मिसिंग थे। शायद वो लड़का खुद भी इसे प्रॉपर्ली मास्टर नहीं कर पाया था। मेंग हाओ आंखों में सोच भरी तेजी के साथ टेक्निक को पढ़ता है। उसका परफेक्ट डाउ पिलर होने की वजह से उसके लिए इस टेक्निक का लॉजिक समझना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया मैनुअल इसलिए इनकम्प्लीट था क्योंकि वायलेट गोल्ड वाइन्स अभी तक उतनी पावरफुल नहीं बनी थीं। फिर भी उसके अंदर एक्साइटमेंट थी। उसने वाइन्स की तरफ देखा। अगर इन्हें डेवलप होने दिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। मेंग हाओ किताब को संभाल के रखता है और सिर हिलाता है, फिर अपने स्लीव्स वेव करता है और एक ब्लड ड्रॉप हवा में निकलता है, सीधा वाइन्स पर जाकर गिरता है। उन पर एक डीप सील छोड़ जाता है। यह सील ब्लड इमॉर्टल लेगेसी से उसने कब का सीख लिया था। वाइन्स हिलने लगती हैं। उनका रंग धीरे धीरे बदलकर डार्क रेड हो जाता है। अब वो हवा में झूमती हुई डिमोनिक लग रही थीं। एक डिमोनिक ऑरा हवा में घुल जाता है, लेकिन बेयरली फील हो पाता है। मेंग हाओ कुछ देर तक सोच में डूबा रहता है, उन वाइन्स को घूरता हुआ। फिर उसकी नजर सामने के रूइंस पर जाती है। उसने वायोलेट रोब्ड डिसाइपल का बैग ऑफ होल्डिंग उठाया और अंदर की चीजें देखने लगा। कई जेड स्लिप्स थीं, लेकिन एक स्लिप उसकी नजर में अटक गई। वह प्योर व्हाइट स्लिप थी। जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उसमें डाली, उसके दिमाग में एक मैप उभर आया। मैप पर कई व्हाइट डॉट्स थे, सभी हिल रहे थे। उन व्हाइट डॉट्स के अलावा तकरीबन 200 ग्रे डॉट्स भी थे, जिनमें से अधिकांश मूव कर रहे थे। मेंग हाओ कहता है धीरे से, यह तो। वो मैप को कुछ देर देखता है, फिर अपना लोकेशन ट्रैक करता है। तभी उसका ध्यान एक जगह अट्रैक्ट होता है जो उसके करंट पोजीशन के पास ही थी। वहां 3 व्हाइट डॉट्स दिख रहे थे। एक आगे भाग रहा था, 2 उसका पीछा कर रहे थे। कोई किसी को चेस कर रहा था। उसका चेहरा तुरंत संकुचित होता है, दिल तेज धड़कने लगता है। उसने पहले ग्लोइंग लाइट में से एक डॉट में अपना स्पिरिचुअल सेंस डाला और एक तस्वीर उभर कर आई। शूचिंग, सफेद चेहरा, लोअर लिप दबाए, पूरी स्पीड से भागती हुई। इसी पल में मेंग हाओ का किलिंग इंटेंट आसमान को चीर देता है। उसने पीछे के 2 फिगर्स देखे जो शूचिंग का पीछा कर रहे थे। एक थी वो कोकेटिश वुमन, जिसे एक लड़का झाओ नाम का, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हाथ में उठाए ले जा रहा था। मेंग हाओ के शरीर से ठंडी हवा निकलती है। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। उसके आसपास के रेड वाइन्स उसकी किलिंग ऑरा फील करके स्वे होने लगती हैं। उनमें भी डेथ ऑरा आने लगता है। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना मेंग हाओ एक बीम ऑफ कलरफुल लाइट में बदल जाता है और सीधा शू चिंग के लोकेशन की तरफ शूट करता है। और उसके पीछे वह स्वे करते हुए डार्क रेड वाइन्स जमीन के नीचे घुसकर उसके साथ साथ निकल पड़ते हैं। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।